बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम चर्चा करने वाले हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, जिसको हम हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं। वस्तु एवं सेवा कर लाने की जो मंशा रही थी बीजेपी गवर्नमेंट की काफ़ी पहले से रही थी, ठीक है, और वो इस काम में सफल भी हो पाई है। जीएसटी को लाना कोई आसान काम नहीं था। सरकारें पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुकी थीं, लेकिन लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं होने के चलते चलते जीएसटी को शायद नहीं लाया जा सका, या ये भी हो सकता है कि सरकार विरोधों को ज़्यादा झेल रही थी, लोग विरोध ज़्यादा कर रहे थे, इसके चलते चलते जीएसटी को नहीं लाया गया था। सरकार का ऐसा मानना था कि उपभोक्ता तक वस्तु आते आते उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के आपके घर पहुंचते पहुंचते तक कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो जा रही है। इसका एक रीज़न बताया जा रहा है कि हमारे देश में अलग अलग कर व्यवस्था, कर प्रणाली मौजूद थी। वो सारे के सारे सिस्टम को केंद्र सरकार ने समाप्त कर दिया और जितना भी टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसको अपनी जेब में डाला। फिर इसके बाद कहा कि इसमें से कुछ हिस्सा हम जैसे कि 40% आपको दे रहे हैं या फिर 41% हम राज्य सरकारों को दे रहे हैं, बाकी का हिस्सा केंद्र सरकार अपने पास में रखेगी। एक बात सरकार ने और भी बोली थी कि देखिए, राज्य सरकार विरोध कर रहे हैं। राज्य सरकारों का कहना है कि पहले तो हमें इससे ज़्यादा कमाई होती थी, अब तो हमारी कमाई में ठप्पा लग गया है। तो केंद्र सरकार ने ये कहा कि नहीं, आपको जो नुकसान होना है वो 5 साल तक ही होगा, इसके बाद तो ट्रेन एकदम धड़ाधड़ दौड़ने वाली है। इसलिए एक काम करते हैं, आपको जितना भी नुकसान होगा ना उसकी भरपाई हम करेंगे, अपने टैक्स की हिस्सेदारी हम आपको दे देंगे, तो उसकी भरपाई हो जाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया। जब देने की बारी आ जाती है तो कोविड-19 का बहाना बनाया जाता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कहते हैं कि आप ये नहीं कर रहे हैं इसलिए नहीं दे रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं इसलिए हम नहीं दे रहे हैं। तो जीएसटी आने के बाद से चीज़ें सॉल्व नहीं हुई हैं, बल्कि विवाद जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में और बढ़ गया है। पार्टिकुलरली तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब केंद्र में बीजेपी है और राज्य में बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टी की सरकार है। तो भारत में अब गुड्स एवं सर्विस टैक्स, तो इसको हम सामान में भी लगा दे रहे हैं और सर्विस में भी लगा दे रहे हैं। इस टैक्स पर सब में हम जीएसटी लगा रहे हैं। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में जीएसटी कानून लागू हो चुका है। पहले से जितने भी टैक्स मौजूद थे उन सभी टैक्सों को हटाकर उनकी जगह सिर्फ एक टैक्स लाया गया है, जीएसटी। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखने वाले हैं। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे कि जो अभी तक इतने साल बीत चुके हैं, इन बीते हुए साल में जीएसटी कितनी सफल हो पाई है, सरकार इस मामले में कितना सफल हो पाई है, इसको हम देखने वाले हैं। जीएसटी का कलेक्शन देखा जाए तो ज़रूर बढ़ रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि जीएसटी के कलेक्शन में कोई कमी आई है, ठीक। कोविड-19 के दौरान में जीएसटी कलेक्शन कम हुआ था, इसके बावजूद भी इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं इसको हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमें जीएसटी को समझना है। जीएसटी को हम जीएसटी का जो फुल फॉर्म है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। हिंदी में हम इसको वस्तु एवं सेवा कर या फिर माल एवं सेवा कर कहते हैं। इसे वस्तु की खरीदी करने पर या फिर सर्विस का इस्तेमाल करने पर चुकाना पड़ता है। जैसे कि आप किसी होटल में जाते हैं तो होटल वाला अपने हिसाब से जो खर्चा हो रहा है उसमें जीएसटी को जोड़ देता है। मतलब सरकार किससे वसूल रही है? आपके जेब से वसूल रही है जीएसटी को। 2017 के पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी हुआ करता था, वैट हुआ करता था, एंट्री टैक्स है, सर्विस टैक्स। इन सब को हटा करके केवल जीएसटी हमने लागू कर दिए हैं। 1 जुलाई 2017 से भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हमने इसको लागू कर दिए हैं। पहले के जो टैक्स सिस्टम चलता था उसमें क्या कमी चलती थी, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। हमारे देश में कई सारे राज्यों में अलग अलग तरह का टैक्स सिस्टम चला करता था। प्रोडक्शन से लेकर के बिक्री के बीच में अलग अलग स्टेजों पर अलग अलग कई तरह के टैक्स लग जाते थे। इससे वस्तु की कीमत बढ़ जाती थी। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें, फैक्ट्री से जैसे ही माल निकलेगा सबसे पहले उस पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। कई सामानों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क भी लग जाता था, ठीक है। अब
एक्साइज ड्यूटी तो दे ही रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ श्रेणी की अलग अलग चीज़ें हैं, वहाँ पर आपको एडिशनल एक्साइज ड्यूटी देना पड़ता था। माल अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा है तो दूसरे राज्य में जाते ही उसको एंट्री टैक्स लगेगा। इसके बाद जगह जगह पर चुंगी अलग से लगती थी। माल बेचते समय सेल्स टैक्स या फिर वेट चुकाना पड़ता था। कई मामलों में परचेज टैक्स भी लगता था। अगर कोई लग्जरी की श्रेणी में आने वाली चीज़ है तो उसके ऊपर लग्जरी टैक्स अलग से लगेगा। वो सामान अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट में अवेलेबल कराया जा रहा है तो सर्विस टैक्स आपको अलग से देना पड़ेगा। मतलब आप देख रहे हैं फैक्ट्री से लेकर के ग्राहक तक, कंज्यूमर तक बहुत सारे ड्यूटी या फिर टैक्सेस उस वस्तु में लग चुके हैं। जीएसटी लागू करके कारोबारियों को टैक्स के इस मकड़जाल से बचाने की सरकार ने कोशिश करी है। कुल मिलाकर के सुगमता किसको हुई है? कारोबारियों को। और टैक्स किसको भुगतान करना पड़ जा रहा है? हम लोग भुगतान कर रहे हैं। थोड़ा सा सामान्य परिचय के बाद हम आ जाते हैं जीएसटी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि देखा जाए तो 4 साल, 5 साल, 6 साल बीत चुके हैं अभी जीएसटी को लागू हुए। इसके बावजूद ये जो इनडायरेक्ट टैक्स की व्यवस्था है अभी भी वास्तव में उतनी सरल नहीं है या फिर उतनी सक्षम नहीं बना पाई है हमारी सरकार। इनडायरेक्ट टैक्स हम किसको बोलेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये है, नाम के तौर पर देखा जाए तो व्यापारी लोग कह रहे हैं कि हम जीएसटी दे रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तौर पर ये जो पैसा है हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से पेड कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। नाम किनका चल रहा है? व्यापारियों का चल रहा है। और डायरेक्ट टैक्स किसको बोलेंगे? जैसे कि आप नौकरी करते हैं और टैक्स आपके ऊपर लग रहा है और टैक्स पटा भी आप ही रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। सरकार डायरेक्ट आपकी सैलरी से टैक्स काट लेगी, इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। और इनडायरेक्ट टैक्स किसको बोलेंगे? आप किसी दुकान में सामान खरीदने जाते हैं और वहाँ पर सामान की कीमत के साथ में जो व्यापारी है, जो दुकानदार है, जीएसटी जोड़ देता है। आपको कहेगा कि ये पेन 10 रुपये का है और इसमें जीएसटी लग गया 2 रुपये, पेन हो गया 12 रुपये का। कुल मिलाकर के जीएसटी किसने पेड किया? आपने पेड किए हैं। अब ऐसा नहीं है कि उस दुकानदार ने जीएसटी पेड नहीं किया है। एक जो रिटेल दुकानदार है वो पहले थोक वाले के पास जब गया था ना, तो थोक वाले ने उसे उसी टाइम जीएसटी ले लिया था उससे। मतलब कि जीएसटी शुरू में ही उस दुकानदार ने दे दिया है। अब इसके बाद उस जीएसटी की वसूली वो हम लोगों से कर लेता है। इस प्रकार से इनका सिस्टम चलते रहता है। जब जीएसटी को लाया गया था तो कितना ज़्यादा हल्ला गुल्ला हुआ था, कितनी धूमधाम हुई थी, आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। पूरे टीवी चैनल में शायद यही दिखा रहे थे। आधी रात को संसद को बुलाया गया, विशेष सत्र बुलाया गया और यहाँ पर जीएसटी को भारत में शामिल किया गया। और लगभग देखा जाए ना तो 6 साल इसके पूरे हो चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस बात पर जोर दिया था कि जीएसटी मैंने लाई हूं तो इससे कौन कौन से फायदे हो रहे हैं। हर राज्य में इनडायरेक्ट टैक्स की अलग अलग स्लैब हुआ करती थी, अलग अलग प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ता था किसी भी चीज़ को। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर माल जाने पर अलग अलग चेक पोस्ट हुआ करते थे, वहाँ पर अलग प्रोडक्ट को टैक्स देना पड़ता था। इससे लॉजिस्टिक की लागत में बढ़ोतरी होती थी। माल के लाने ले जाने में लॉजिस्टिक में अलग से पैसा खर्चा हो रहा है। इसके अलावा भारत का जो मार्केट है यहाँ पर वस्तुएं सस्ती नहीं हो पा रही हैं, मतलब कंपटीशन वाला मार्केट नहीं हो पाता था। तो देखा जाए तो जीएसटी के आने से तो कोई चीज़ें सस्ती हुई ही नहीं है, बल्कि चीज़ें और भी ज़्यादा महंगी हो गई हैं, चाहे वो कपड़े हों, चाहे वो कोई भी आइटम हो, कोई भी सामान हो। विघटनकारी कदम इसको आप बोल सकते हैं। ऐसा कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपने नोटबंदी जारी की है, इसके तुरंत बाद आपने जीएसटी को अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के लिए एक और विघटनकारी कदम के रूप में देखा। एक तो नोटबंदी हम सफल नहीं हो पाई और इसके बाद आपने डायरेक्ट जीएसटी को लेकर के आई। शुरुआत में आप देखेंगे बहुत सारी टेक्निकल एरर थी। इसका जो संरचना है, इसमें जो स्लैब बनाए गए हैं वो एकदम माथापच्ची वाले थे और यहाँ पर हमको जो प्रक्रियात्मक चुनौती है वो भी देखने को मिली थी।
लेकिन इन सब को ठीक करने में थोड़ा वक्त ज़रूर लगा था। इसके बाद धीरे धीरे बदलाव 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 होते गया और लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना भी सीख लिया। ऐसे लोग जिनका 5 करोड़ रुपए का वार्षिक टर्नओवर है, सभी व्यवसायों को इस साल अगस्त से ई चालान जारी करना अनिवार्य होगा। इनको जनरेट करना पड़ेगा ई इनवॉइसेस। इस पर छोटे व्यवसायों की तरफ से कोई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नहीं आई है। मतलब जो छोटे मोटे व्यवसायी लोग थे उन्होंने इसका कोई विरोध नहीं किया। इसका मतलब ये है, आपने विरोध भी नहीं करे हैं, आपने एक्सेप्ट भी नहीं करे हैं, तो मतलब ये है मजबूरी में आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। अब बचे हुए जो चंद लोग थे उनको सरकार ने रास्ते में भी लाई है, जैसे कि टैक्स चोरी करते हैं कुछ लोग, फर्जी चालान हो जाते हैं और कई अन्य तरकीबों पर राजस्व विभाग की कार्रवाई हुई और इस व्यवस्था से बाहर रहने वाले जो बचे खुचे लोग थे उनको भी जीएसटी के दायरे में सरकार ने लेकर के आ गई। फिर जीएसटी से जो हमें टैक्स प्राप्त हो रहा है उसको बेहतर करने में किस प्रकार से सरकार ने मदद करी, या फिर सरकार को ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने मदद करी है। सरकार ने कठोर नियम कानून बनाए। इसके बाद महामारी के बाद हम देखते हैं हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो रेल की पटरी में दौड़ने लगी। इससे जीएसटी से जो मिलने वाला टैक्स है उसमें हमें वृद्धि देखने को मिली। जैसे कि सीतारमण ने बताया था कि 2021 के लास्ट में जीएसटी परिषद द्वारा इसका जो टैक्स स्लैब था इसको तर्कसंगत बनाया गया। इसके अलावा टैक्स के फ्लो को बढ़ाने के लिए एक मंत्री स्तरीय समूह का गठन भी किया गया। जब तक तो देखा जाए ना तो यहाँ से हमारे टैक्स की कमाई बहुत कम ही हो रही थी। टैक्स कलेक्शन का डेटा आप देख सकते हैं, जैसे कि इस साल जून में जीएसटी से प्राप्त होने वाला जो टैक्स है वो 1.6 लाख करोड़ रुपया को पार कर गया है, जो इसके 72 महीनों के जीवन काल में चौथा ऐसा मौका है। 4 ही बार ऐसा हुआ है कि 1 लाख करोड़ को ये पार किया है। इससे पहले इस साल की पहली तिमाही में एवरेज टैक्स कलेक्शन लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो कि पिछले साल की तुलना में 12% ज़्यादा रहा था। अब टैक्स की कमाई अच्छी खासी हो रही है, इसका मतलब यह है राज्यों को भी थोड़ा खुश हो जाना चाहिए। जीएसटी में कलेक्शन यदि ज़्यादा है मतलब हमें भी हमारी जेब में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा आएगा। देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था यदि धीमे पड़ रही है तो उपभोग में गिरावट आएगी। उपभोग में गिरावट आएगी तो जाहिर सी बात है लोग कम खरीदेंगे, तो जीएसटी का कलेक्शन भी कम होगा। लेकिन यदि इसमें बढ़ोतरी होती है तो ये राज्यों के लिए अच्छा है, जो पिछले साल जुलाई में जीएसटी मुआवजे के जरिए हासिल होने वाले 5 साल की सुनिश्चित राजस्व की सुविधा समाप्त होने के बाद अपनी राजकोषीय क्षमता को लेकर के चिंतित थे। अब टैक्स अच्छा आ रहा है, सोच रहे थे वो 5 साल तक का जो कंपनसेशन था वो भी हमें अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, लेकिन यदि जीएसटी कलेक्शन अच्छा रहा तो उनको टैक्स अच्छा मिलेगा। देखिए, जीएसटी आ गई है और सरकार को अब चुपचाप बैठना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि जीएसटी हमारी सफल हो गई है। अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। चाहे वो टैक्स देने वाले लोग हों, चाहे वो उपभोक्ता हों, अभी हमें जीएसटी को अच्छा और सरल बनाना है। कोविड लॉकडाउन की वजह से टैक्स पर पड़ने वाले झटके के मद्देनज़र जीएसटी मुआवजा उपकर को शुरुआती 5 साल के कार्यकाल के बजाय कम से कम मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने कही थी कि हम 5 साल तक आपको मुआवजा देंगे, आपका जो नुकसान हो रहा टैक्स का, लेकिन सरकार ने क्या काम करी है, कोरोना को देखते हुए इसको मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा सरकार ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की भी स्थापना करी। इसके बारे में भी हम एक वीडियो अलग से डाल चुके हैं कि जीएसटी से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं, झगड़े हैं, लड़ाई है, उसको इस न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल के माध्यम से निपटाया जाएगा, ताकि जो भी केसेस आ रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके। लेकिन अभी ये उतना अच्छे से स्थापित नहीं हो पाया, इसलिए जो विवाद समाधान उद्योग जगत के लिए अभी भी एक समस्या बना हुआ है। इसके अलावा बिजली बाहर है जीएसटी से, पेट्रोल बाहर है, रियल एस्टेट जैसे बाहर है। इनको कब शामिल करेंगे, कैसे शामिल करेंगे, इसके बारे में अभी कोई रोड मैप तैयार नहीं हुआ है। जीएसटी परिषद की यदि हम बात करें तो जीएसटी परिषद को टाइम पर बैठक करने की ज़रूरत है। अपनी कार्यसूची को तेज़ी के साथ में
पूरा करना है, और ऐसा नहीं है कि चलो रहना दो टाल देते हैं, आवश्यक काम के रूप में उसको हमें करने की ज़रूरत है।